नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी यूके पर। आज हम दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे, जिसमें मुग़ल डायनेस्टी यानी कि मुग़ल वंश को समझेंगे कि शुरुआत कैसे होती है और इसका संस्थापक कौन था। आप इस चैनल पर आपको शून्य लेवल से सिखाया जाएगा। मेरे कई पास के लोगों ने और कुछ विद्यार्थियों ने ऑनलाइन क्लास के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम मुग़ल डायनेस्टी शुरू करते हैं। तो मुग़ल वंश का संस्थापक जो था, पहला क्वेश्चन देखें आप, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर जो है 1526 में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है कि 1526 में लोदी वंश के किस शासक की पराजय के बाद मुग़ल सल्तनत की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था, ये इसके ख़त्म होने के बाद जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। और इसकी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? पहला क्वेश्चन जो है बाबर। ठीक है। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। लेकिन आप कहेंगे कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्ज़ा क्यों नहीं है इसका नाम? तो जो है बाबर ने जो है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि मिर्ज़ा उपाधि इसने त्याग दी थी, उसकी जगह पर इसने पतशाह नामक उपाधि ग्रहण करी थी। तो बाबर अल्पायु में कहाँ का शासक बना था? मावराहुनर। मावराहुनर जो था, जहाँ के इसके पिताजी जो थे सूबेदार थे, उमर शेख मिर्ज़ा, जहाँ के राजा या सूबेदार थे, तो उसी की एक रियासत हुआ करती थी मावराहुनर। उसी की रियासत में जो है उस रियासत को जो है बाबर के पिताजी जो हैं इसको शासक बना देते हैं। और बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना। जैसा कि 1483 में, हम जानते ही हैं इस चीज़ को। तो जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि फरगना का कौन शासक था? उमर शेख मिर्ज़ा। और फरगना की रियासत कौन सी थी? मावराहुनर। मावराहुनर का कौन शासक बन गया था सबसे पहले अल्पायु में ही? तो बाबर बन गया था। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं कि बाबर का परिवार जो है तुर्की जाति के किस वंश के अंतर्गत आता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है? चगताई वंश। बाबर ने 1507 में अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त कौन सी उपाधि त्याग दी थी? मिर्जा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो है कौन सी अपने पिताजी की, जो इसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और इसका नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सिर्फ इतना ही था। और इसने मिर्ज़ा उपाधि त्याग कर, कई लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा उपाधि त्याग कर जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पतशाह। दूसरा क्वेश्चन देखें आप। तीसरा, बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? पतशाह की। बाबर ने अपने सभी युद्ध कैसे जीते थे? कुशल रणनीति से। कुशल रणनीति क्या कहने का मतलब क्या था इसका? कुशल रणनीति का मतलब है ये, चाहे 12,000 की सेना हो इसके पास, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देखा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है 12,000 की सेना लेकर और इब्राहिम लोदी की 1,00,000 सेना को डिफीट कर देता है। तो कहने का ये तात्पर्य निकलता है कि ये कुशल रणनीतिकार था। मतलब अपनी रणनीति से जो है कई इसने युद्ध जीते और बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया। बाबर ने अपना राज्याभिषेक जो है 1494 में किससे करवाया था? एहसान दौलत बेगम यानी कि अपनी दादी से। देखिए, 1483 में इसका जन्म हुआ और 1494 में जो है इसका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि 11 साल की अल्पायु में ही इसने राज्याभिषेक करवा लिया अपना। एहसान दौलत बेगम इसकी दादी थी। इनकी सहायता से इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया। एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरा रह गया है जो कि मैंने टाइप नहीं कर पाया है, शायद मैं भूल गया हूँगा उस समय। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट भी है इसके लिए, कि बाबर के पिता तैमूर के वंशज की तरफ से बाबर कितने नंबर का वंशज था? देखो, दो बाबर जो था वो तैमूर के वंशजों में, उसके पिताजी जो थे वो चौथे नंबर के थे और बाबर जो था 5वां वंशज था। मतलब कोई भी अगर कैसे भी हमारे पूर्वज थे, हम मैं, मेरे पिताजी उसके उनके मेरे बाबा, उसी तरह से परबाबा, इसी तरह से जो था बाबर जो है तैमूर की तरफ से जो है 5वां वंशज था और इसके पिताजी जो थे चौथे वंशज थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बाबर ने तोपों और बंदूकों का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस अभियान के प्रति किया था? क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसलिए आप याद ध्यान रखेंगे। यूसुफजई जाति यानी कि प्रथम अभियान जो था भारत के लिए बाबर का, वो यूसुफजई जाति अभियान था। और इसमें सर्वप्रथम जो है बाबर ने भारत में तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया था और भारत के लोगों ने भी सबसे पहली बार तोपों और बंदूकों को देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबर ने काबुल और गजनी पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? ये काबुल गलत लिख गया है दोस्तों, देखने थोड़ा सही कर लेना। जब भी स्क्रीनशॉट वगैरह लें आप या किसी नोट्स लिख रहे हो तो उस पर काबुल लिख लें, कबूल नहीं।
बाबर ने काबुल और गजनी पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? 1504 में। देखिए, ये मावरा ओनर का शासक था। फिर जो शासक होता है दूसरे शासकों को हराने की इच्छा रखता है, तो ये जो है मावरा ओनर से आगे जाके फरगना तो इसका था ही, उसके आगे जाके ये जो है काबुल और गजनी पर अधिकार कर लेता है और भारत की ओर बढ़ता है। पंजाब पर बाबर ने किस वर्ष अधिकार कर लिया? 1526 ईस्वी में जो है बाबर जो है पंजाब पर अधिकार कर लेता है और इसी वर्ष जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब होता क्या है, ये इसकी पहले जब ये आया था यूसुफ जई जाति अभियान करने, तब ये वापस चला गया था। लेकिन राणा सांगा और दौलत खान ने जो है बाबर को दोबारा बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। 1526 में इसलिए दोबारा आया था ये हराने के लिए, क्योंकि दौलत खान और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इसको निमंत्रण दिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। बाबर को दोबारा से भारत में किसने बुलाया था? दौलत खान और राणा सांगा। और फिर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर को जो है यहाँ की प्रकृति और यहाँ की धन दौलत भी पसंद थी उसे, और यहाँ के लोगों की संस्कृति उसे पसंद आई, तो वो यहाँ का ही होकर रह गया। उसने कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं भारत पर, दिल्ली पर साम्राज्य स्थापित करूँगा अपना। बाबर के कितने पुत्र थे और उन सभी का क्या नाम था? हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, दूसरा कामरान, तीसरा अश्करी और हिंदाल। हुमायूं जो था वो आगे चल के इसका शासक बनेगा, मतलब कि इसका उत्तराधिकारी बनेगा। और कामरान जो है थोड़ा हट के चलता है, तीनों भाइयों से थोड़ा हटेगा और अंत में देखा जाएगा कि इन चारों में आपस में विरोध हो जाएगा, लेकिन तीन भाई एक तरफ रहेंगे और कामरान एक तरफ अलग हो जाएगा। क्योंकि हुमायूं को कुछ ज़्यादा हिस्सा मिला था, तो कामरान ने हुमायूं से कुछ विरोध की थोड़ी भाषा जताई थी उसने। ठीक है दोस्तों, हम बाबर के महत्वपूर्ण युद्धों से पहले हम उसका प्रारंभिक जीवन भी देख लेते हैं कि जब वो फरगना का शासक था, मावरा ओनर का शासक था, उसने काबुल और गजनी को जीता था, उससे पहले क्या था उसके साथ। तो फरगना ने बाबर के पिता जो थे, फरगना में जो है बाबर के पिता शासक थे और समरकंद में जो है बाबर के चाचा शासक थे। तो बाबर जब शासक बना तो उसने सबसे पहले 1501 में समरकंद को जीत लेता है। ये समरकंद को जीतकर ये बाबर के चाचा हारने के बाद जो है एक उज़्बेक की जाति होती थी जो उज़्बेकिस्तान में थी, मतलब ये भी लोग उज़्बेकिस्तान में ही थे, लेकिन उज़्बेक थोड़ा दूर एक जाति रहती थी। तो क्या होता है इससे, ये बाबर के चाचा जो हैं वहाँ पे उज़्बेक जाति की मदद से जो है दोबारा से समरकंद को जीत लेते हैं और उज़्बेक जाति का अधिकार हो जाता है और वहाँ पे सूबेदारी मिल जाती है बाबर के चाचा को। 1502 में उज़्बेक सरदार व बाबर के बीच सरे पुल का युद्ध होता है, जिसमें बाबर हार जाता है और बाबर वापस फरगना आ जाता है। मतलब कि जो बाबर 1502 में सरे पुल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है प्री में, शायद 2014 या 15 में आया है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि सरे पुल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? उज़्बेक जाति या उज़्बेक सरदार व बाबर के बीच, जिसमें बाबर डिफीट हो जाता है और बाबर जो है वापस फरगना आ जाता है। तो उज़्बेक जाति ने जो है हेरात पे भी कब्जा कर लिया। हम अभी इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से कौन सी शासक ने किस पे आक्रमण किया, तो हम इसके लिए हमें समझना पड़ेगा चित्र की सहायता से। ठीक है, हम लगाते हैं इसका चित्र, आगे चलिए। जैसे कि दोस्तों चित्र ये है, आपको इसमें 3-4 जगह देखनी है, जैसे कि फरगना, समरकंद, हेरात और उज़्बेक। ठीक है, तो ये कुछ जगह थी जहाँ के शासक थे। तो पहला हम देखते हैं उज़्बेक जाति। उज़्बेक जाति के जो शासक थे वो थे उज़्बेक जाति के जो शासक थे वो थे सहीवान शाह, और शाहरुख जो थे वो बाबर के चाचा थे, जिनको समरकंद से भगा दिया था बाबर ने उन्हें हराकर। और इधर हेरात ये एक रियासत थी जो कि आगे देखेंगे तो हेरात एक बहुत बड़ी स्थल माना जाएगा कि सभी जातियां उसको जीतने के लिए आक्रमण कर देती हैं एक दूसरे के ऊपर। और नीचे हम देखते हैं इसमें सफ़ाविद वंश, इसके शासक जो थे वो शाह इस्माइल यानी कि ईरानी थे ये लोग, और खुरासान। ठीक है, अब देखते हैं बाबर क्या करता है। सबसे पहले समरकंद पर आक्रमण करता है। तो समरकंद पे जो थे उसके चाचा का अधिकार था, तो चाचा भाग जाते हैं यहाँ से और चाचा जाते हैं उज़्बेक जाति के सहीवान शाह के पास और सहीवान शाह से मदद मांगते हैं। तो समरकंद का शासक कौन बन चुका था? बाबर। तो सहीवान शाह कहता है ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमारा आधिपत्य रहेगा और आप वहाँ की सूबेदारी करेंगे यदि हम युद्ध जीतते हैं। तो
तो बाबर के चाचा शाहरुख कहते हैं ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा। तो सहीवन शाह जो है आक्रमण करते हैं समरकंद पर और समरकंद को जीत लेते हैं और वहाँ पे बाबर के चाचा की सूबेदारी बाबर के चाचा को सूबेदारी दे देते हैं और जो बाबर था वो भागकर फरोगना चला जाता है। और एक रियासत थी हेरात, धीरे धीरे क्या करते हैं उज़्बेक जाति के लोग जो हैं वो हेरात पे कब्जा कर लेते हैं। क्या करते हैं, हेरात पर कब्जा कर लेते हैं और उज़्बेक व सफ़ाविद में एक युद्ध होता है। सफ़ाविद एक कह सकते हैं एक रणनीति की तरह रणनीतिकार थे, मतलब किसी भी युद्ध की रणनीति बनानी है तो उनसे समझो किस तरह से बननी है रणनीति। तो सफ़ाविद के राजा इस्माइल ने क्या कर दी, उज़्बेक जाति सहीवन शाह की हत्या कर दी। तो इस तरह से जो है सफ़ाविद वंश जीत जाता है और हेरात और समरकंद पर क्या कर लेता है, कब्जा। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद उज़्बेक जाति के लोग फिर अपनी पावर बढ़ाते हैं और फिर वापस आते हैं युद्ध करने के लिए और बाबर को काबुल से बुलाकर जो है ये सफ़ाविद वंश के जो वो थे वो बाबर को बुलाकर समरकंद का फिर अधिकार सौंप देते हैं। ठीक है, तो ये था चित्र के माध्यम से थोड़ा बहुत। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से आप